अध्याय 19 डंपलिंग डायरी। स्थानांतरित होने के बाद नए कर्मचारी सुयू ने लगन से काम करना शुरू कर दिया। कभी कभी वह वेई सू से मिलता था और उसे सवारी देने के लिए कहता था। जीवन बहुत संतोषजनक था। एक दोपहर विरल बादलों और हल्की हवा के साथ सुयू और उनके सहकर्मी काम के बाद कंपनी से बाहर निकले और फिर कंपनी के दरवाजे के सामने एक चमकदार स्पोर्ट्स कार देखी। कार के मालिक को वह कई सालों से जानती थी। जैसे ही उसने इस व्यक्ति को देखा, उसका सिर फिर से दर्द करने लगा। सुयू, तुम्हें क्या हुआ है? उसके सहकर्मियों ने देखा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और चिंता से पूछा, क्या तुम्हें अस्वस्थ महसूस हो रहा है? कुछ नहीं, सुयू ने अपने सहकर्मी को देखकर मुस्कुराया। उसे अलविदा कहने के बाद सुयू उन अन्य लोगों के साथ घुल-मिल गई जो अभी अभी काम से लौटे थे और कंपनी के दरवाजे से बाहर चली गई। जहां तक दरवाजे पर खड़े व्यक्ति की बात है, उसने एक नज़र भी नहीं डाली। जब वह घर पहुंची तो उसने आराम से नूडल्स का एक कटोरा पकाया और जल्दी से उसे खा लिया। फिर तुरंत टाइपराइटर चालू कर दिया। काम पर पिछले कुछ दिनों में जिस गति से नए अध्याय पोस्ट किए गए थे, वह धीमी हो गई थी। उसके दिमाग में पहले से ही शुरुआती कथानक था, इसलिए उसकी लेखन गति तेज मानी जाती थी। एक पैराग्राफ लिखने के बाद वह खड़ी हुई और अपने लिए एक कप कॉफी बनाई। इसे पीते हुए अगली सामग्री के बारे में सोचने लगी। वह हमेशा यह नहीं जानती कि चरित्र मनोविज्ञान को कैसे सौम्यता से संभाला जाए। यह उनके लेखन की एक कमी है। उसे लिखना पसंद है, लेकिन वह उन लड़कियों के बारे में लिखना पसंद नहीं करती जो पानी की तरह कोमल हैं। उसकी कलम के नीचे महिला नायक क्रूर, तेज और यहाँ तक कि योजना बनाने में भी माहिर हैं। केवल एक चीज की कमी है, जो एक लड़की है जो मोह में है। जब वह छोटी थी तो उसके पिता ने उसके माता पिता द्वारा मिलकर कमाए गए पैसे लिए और दूसरी महिला के साथ भाग गए। उसकी माँ रोई और फिर मजबूती से खड़ी हुई। साथ ही उसने उसे यह भी बताया कि एक महिला के आंसुओं का कोई असर नहीं होता, सिवाय इसके कि लोग उस पर दया करें। एक आदमी की गलती का इंतजार करने और वापस मुड़ने की ताकत रखते हुए क्यों न खड़े होने की हिम्मत रखें, भले ही एक दुखी जीवन जी रहे हों। खुद को नहीं खोना। वह इस दुनिया में प्यार में विश्वास करती है, लेकिन आसानी से उस पर विश्वास नहीं करती। इसलिए ट्रांग वे उसे केवल निराश करती है, लेकिन उसे निराश नहीं करती। एक महिला जो एक आदमी की वजह से अपने भावी प्यार के बारे में निराश हो जाती है, वह एक मूर्ख महिला है। जो महिला अनुभव से सीखे बिना प्यार में असफल हो जाती है, वह असफल है। कॉफी की चुस्की लेते हुए, खिड़की के बाहर रोशनी के चमकीले धब्बों को देखते हुए, पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है। पुरुष प्यार और करियर दोनों चाहते हैं, महिलाएं भी ऐसा कर सकती हैं। भावनात्मक प्रेम से ज्यादा समझदारी से प्यार करना बेहतर है। सब कुछ जलाकर राख का ढेर छोड़ देना। कॉफी का प्याला नीचे रखते हुए उसने एक और पैराग्राफ टाइप किया। इस समय फोन की घंटी बजी। उसने सुविधापूर्वक कंप्यूटर डेस्क पर रखा फोन उठाया और उसे खोला। उसकी आंखें अभी भी वर्ड पर टिकी हुई थी, यह देखने के लिए कि कोई वर्तनी की गलतियां तो नहीं है। नमस्ते, मैं सुयू हूँ। यह कौन है? सुयू, यह तुम हो। कीबोर्ड पर सुयू का दाहिना हाथ एक पल के लिए रुका, फिर दृढ़ता से उसे वापस खींच लिया। झुआंग वेई, क्या कुछ गड़बड़ है? क्या यह युवा मास्टर हाल ही में अकेलापन महसूस कर रहा है? फोन का दूसरा छोर एक पल के लिए चुप हो गया, फिर एक जानी पहचानी आवाज जारी रही। तुम्हारा और लैम काई का ब्रेकअप हो गया है। सच में? सुयू कुर्सी की नरम पीठ पर झुक गया। मन ही मन तारीफ कर रहा था कि यह कुर्सी कितनी आरामदायक है। हर बार जब वह टाइपिंग से थककर उस पर झुकता, तो उसकी अकड़ती पीठ आराम से बैठ जाती।
उसे नहीं पता था कि वेईसू ने इसे कहाँ से खरीदा है। कप उठाकर कॉफी की चुस्की लेते हुए वह अभी भी अच्छे मूड में नहीं थी। उसे नहीं पता था कि ट्रांग वे और क्या चाहती है। कभी कभी पुरुषों का अभिनय किसी भी फिल्म से बेहतर होता है। अगर दूसरा पक्ष उसके लिए मुफ्त में अभिनय करना चाहता है तो उसे मना नहीं करना चाहिए। ट्रांग वे को टोन नाक से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, इसलिए उसे बोलना जारी रखना पड़ा। आप हाल ही में कैसे रहे हैं? बहुत अच्छा। सुयू ने खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। क्या यह अजीब माना जाता था? फोन का दूसरा छोर चुप रहा। सुयू ट्रांग वे का उद्देश्य जानना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने दूसरे पक्ष के चिंतन समय को भी बाधित नहीं किया। वह एक विनम्र लड़की थी। सुयू, हम इस स्थिति में क्यों पहुंचे? ट्रांग वे की आवाज में पछतावा था और पुरानी यादें भी। कॉफी कप पकड़े हुए सुयू का हाथ कस गया। उसके मुंह के कोने से तुरंत एक व्यंग्यात्मक मुस्कान निकली। शायद इसलिए कि मैं अच्छी नहीं हूँ। बहुत देर तक दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। सुयू की मुस्कान पर व्यंग्यात्मक भाव और भी स्पष्ट होता गया। मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। दूसरी पार्टी बहुत कुछ कहती रही। सुयू ने कुछ नहीं कहा। वह खड़ी हुई और खिड़की के पास चली गई, बाहर की दुनिया को देखती हुई। उसकी आंखें झील की तरह गहरी थी। तुमने प्रपोज करने के लिए मेरे काम से वापस आने का इंतजार करने के बारे में भी सोचा, लेकिन तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर सके और दूसरी महिला के साथ बिस्तर पर चले गए। सुयू ने कांच की खिड़की को छूने के लिए अपनी उंगली बढ़ाई। कांच की सतह पर महसूस होने वाली भावना ने उसके दिल में उबल रहे गुस्से को धीरे धीरे कम कर दिया। झुआंग वेई, हम 3 साल से एक साथ हैं। क्या आप नहीं जानते कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है? हम अब सक्षम नहीं हैं। यह सही है। आप हमेशा इतनी मजबूत होती हैं कि इससे लोग भूल जाते हैं कि आप एक महिला हैं। इसलिए मुझे आपके उस हिस्से से भी नफरत है जिससे लोग आपको समझने में असमर्थ हैं। थोड़ा दृढ़ संकल्प की कमी है। यदि आप दृढ़ संकल्प चाहते हैं तो आप अपनी पीठ पर एक पत्थर ले जा सकते हैं। इसमें पर्याप्त वजन है। भले ही कोई इसे चुरा ले, उन्हें पता चल जाएगा। आप इसे कहीं भी ले जाना चाहते हैं, यह आपत्ति नहीं करेगा। नाहक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मेरे पास अभी भी काम बाकी है। अगर और कुछ नहीं हुआ तो मैं फोन रख दूंगा। अलविदा। झुआंग वेई ने फोन के दूसरे छोर से जल्दबाजी में आवाज सुनी, अपना सिर उठाया और फर्श पर चमकती रोशनी को देखा। कड़वाहट से मुस्कुराया और फोन को दूर रख दिया। पीछे मुड़ा और कार में बैठ गया। लेकिन जब वह पीछे मुड़ा तो उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे वह वास्तव में नहीं देखना चाहता था। वेईसू ने झुआंग वेई को भी देखा। उसने उस मंजिल को देखा जहां सुयू रहता था, फिर झुआंग वेई पर नजर डाली, जो दूसरे पक्ष की ठंडी निगाहों का सामना कर रहा था, यह नहीं जानते हुए कि उसे उससे कुछ कहना चाहिए या नहीं। झुआंग वेई ने कुछ कहना चाह रहे उसके चेहरे पर भाव देखा, लेकिन रुक गया। फिर उसके हाथ में रखे खाने को देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? दिखावा कर रहे हो? नहीं। वेईसू ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया, फिर गंभीरता से कहा, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते हैं और पास में एक इलेक्ट्रॉनिक आंख है। आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। झुआंग वेई की अभिव्यक्ति बार बार बदल रही थी। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। फिर वह मुड़ा, कार में बैठा और जाने के लिए गैस पर पैर रखा। वेईसू ने स्पोर्ट्स कार को देखा जो दूर जा चुकी थी, और मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, आपका स्वागत है। वह आवासीय क्षेत्र के गेट से तेजी से आगे बढ़ा। इन शाकाहारी पकौड़ों को बहुत देर तक भिगोया नहीं जा सकता था, इसलिए उन्हें जल्दी लाना बेहतर था। सुयू ने अभी अपनी प्रेरणा वापस पाई ही थी कि दरवाजे की घंटी फिर से बजने पर ट्रांग वे ने उसे बीच में टोक दिया। उसने अपने सामने घड़ी देखी। शाम के 8 बज चुके थे।
इस समय कौन आएगा? लिविंग रूम के दरवाजे पर जाकर झांककर उसने देखा कि सुंदर वेई भाई थर्मस पकड़े हुए है। यह छवि उसे किसी भी नजर से देखने पर मजेदार लग रही थी। उसने दरवाजा खोला और बाहर से आए व्यक्ति को कमरे में आने दिया। भाई वेई, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने अभी बहुत ज्यादा शाकाहारी पकौड़े बनाए हैं। यह सोचकर कि तुम सबसे नजदीक हो, मैं तुम्हारे लिए ले आई। वेईसु अपने आप डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ा और थर्मस का ढक्कन खोला। क्या तुमने अभी तक खाना खाया है? नूडल्स के अपने कटोरे के बारे में सोचते हुए, जिसे कुछ चॉपस्टिक्स से छुआ नहीं गया था, और पकौड़ी की स्वादिष्ट सुगंध को सूंघते हुए सुयू ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। अभी तक नहीं। यह कहने के बाद वह रसोई में गई और 2 जोड़ी चॉपस्टिक्स निकाली। चलो साथ में खाते हैं। यह अच्छी बात है, मुझे यहाँ आते समय भूख लगी थी। वेईसु ने सिर हिलाया। रसोई में जाकर सोया सॉस ले आओ। सुयू स्तब्ध होकर रसोई में जा रहे वेईसु को घूरने लगी। उसे लगा कि वेईसु ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वेईसु ने खाना खाया था और उसे भूख लगी थी। 5 मिनट से भी कम समय में गाड़ी चलाना और पहले से ही भूखा। पता चला कि इस वरिष्ठ की पाचन क्षमता भी बहुत मजबूत थी। बड़े पेट वाले किसी जानवर के साथ वेईसु के सुंदर चेहरे के जुड़ाव ने सुयू को महसूस कराया कि उसके दिमाग में महान देवता वेईसु की छवि ढह गई है। वेईसु रसोई में सोया सॉस ले रहा था और खुद को खुशकिस्मत मान रहा था कि उसने यहाँ आने से पहले सिर्फ 2 सोया सॉस खाया था। ऐसा नहीं था कि वह अब और नहीं खा सकता था। उसने मसालों के स्थान को देखा। निश्चित रूप से पिछली बार रसोई साफ करने में सुयू की मदद करना बहुत फायदेमंद था। कम से कम उसे यहाँ की हर चीज की जानकारी थी। हर चीज का उपयोग करने का यह तरीका वाकई उपयोगी था। महान देवता वेईसु ने भावना के साथ सोचा। अध्याय 20 सहयोग। पेय पदार्थों का बाजार बहुत बड़ा है और विज्ञापन भी बहुत समृद्ध है। किस तरह का चीनी दवा पेय, किस तरह की उच्च श्रेणी की चाय की पत्तियां और कई महंगे फलों से किस तरह का रस, या फिर यह उपभोक्ताओं की विदेशी मानसिकता को भी लक्षित करता है, जैसे पश्चिमी अभिजात वर्ग द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला पेय, काउंट एक्स का विशेष पेय इत्यादि। सुयू की कंपनी को बाईशेंग बेवरेज लिमिटेड कंपनी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से पारंपरिक चाय पेय बनाती है, और विज्ञापन का नारा और भी अधिक देशभक्तिपूर्ण है। बाईशेंग के एक घूंट में 100 जीवन और 100 राज्यों का अनुभव करें। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से सुयू को यह विज्ञापन नारा काउंट एक्स के उस विशेष पेय से अधिक पसंद है। वास्तव में अधिकांश लोगों के लिए उन्हें इस ड्यूक या उस काउंट की परवाह नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि ड्यूक का दर्जा उनसे अधिक है या काउंट का। उन्हें इस बात की परवाह है कि कौन सा पेय स्वादिष्ट है, कौन सा पेय फायदेमंद है, कौन सा पेय स्वाद के लिए ऐसा लग रहा था जैसे फुटपाथ पर एक कप ग्रीन टी पीना एक कप कॉफी पीने से ज्यादा ताजगी देने वाला था। बाईशेंग के पास अपेक्षाकृत अच्छे लक्षित दर्शक थे, इसलिए वह विशाल पेय बाजार में मजबूती से खड़ा हो सकता था। हालांकि वह अग्रणी पेय कंपनी से कमतर था, लेकिन कम से कम उसकी कुछ प्रतिष्ठा तो थी। बाईशेंग के लिए काम करने के दौरान सुयू ने कंपनी के उपभोग के तरीकों और इसकी उत्पादन प्रक्रिया के कुछ हिस्सों को समझ लिया था। कभी-कभी वह छोटे और मोटे बॉस से भी मिलता था। हर दिन इतना बुरा नहीं था। सुयू, इस रिपोर्ट के डेटा को फिर से जांचें, भंडारण के लिए एक कॉपी टाइप करें और महाप्रबंधक को भेजने के लिए एक कॉपी प्रिंट करें। एक सहकर्मी ने टोन नाक को दस्तावेजों का एक सेट दिया। उसने उन्हें लिया और उन्हें पलटा, अपने पेन होल्डर से एक पेन निकाला और एक वाक्य लिखा। क्या सीईओ किसी व्यापारिक यात्रा पर नहीं गए थे? मैंने सुना है कि अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं।
सहकर्मी ने कंधे उचका दिए। कौन जानता है क्या हुआ? सहकर्मी जिस जनरल मैनेजर के बारे में बात कर रहा था, वह वही महिला थी जिसने उस दिन सुयू का इंटरव्यू लिया था। उसने अपनी जीभ चटकाई। यह महिला वाकई काबिल थी। पिछली बार जब कंपनी ने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा था, तो बिना किसी नतीजे के पूरा 1 महीना लग गया। जनरल मैनेजर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में सिर्फ 1 हफ्ते का समय लगाया। वह वाकई महिलाओं में एक महिला थी, महिलाओं की पराकाष्ठा। ध्यान से तुलना करने के बाद डेटा वाकई समस्याग्रस्त था। उसने भौहें सिकोड़ी। यह बाजार का मूल्यांकन करने के लिए एक जरूरी रिपोर्ट थी। ऐसी गलती कैसे हो सकती है? दस्तावेजों को टाइप करने के बाद सुयू खड़ी हुई और निर्देशक के कार्यालय के दरवाजे के बाहर चली गई। आधे बंद दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। कृपया अंदर आए। सुयू अंदर चली गई। उसने देखा कि जियांग तिंग के पास कोई जरूरी काम नहीं था, इसलिए उसने दस्तावेज उसे सौंप दिए और गर्मजोशी से कहा, निर्देशक जियांग, यह बाजार विश्लेषण रिपोर्ट है। सुयू, जियांग दिन्ह ने अपना माथा रगड़ा। उसकी मनोदशा बहुत अच्छी नहीं थी। उसने रिपोर्ट उठाई और प्रत्येक पृष्ठ को पलटा। आप 1 महीने से अधिक समय से चिकित्सा कार्यालय में हैं। क्या आपको अब भी काम की आदत हो गई है? हाँ। टोन हाक ने देखा कि जियांग दीने अच्छे मूड में नहीं था। निर्देशक जियांग, क्या आपको जरूरत है कि मैं किसी से आपके लिए 1 कप कॉफी बनाने के लिए कहूँ? कोई जरूरत नहीं है। जियांग दिन्ह ने दराज से एक दस्तावेज निकाला। कंपनी किमसो के साथ सहयोग करने की तैयारी कर रही है। क्या आपकी कोई टिप्पणी है? किमसो? टोन हाक ने आश्चर्य से पूछा। क्या किमसो एक ऐसी कंपनी नहीं है जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विज्ञापन से संबंधित है? हम उनके साथ सहयोग क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा, क्या इस कंपनी के बॉस वेईसु का यह कहना सही नहीं है कि यह दोनों पक्षों के लिए जीत वाली स्थिति है? जियांग तिंग मुस्कुराया। जिनचू हमें उनके बाजार में मुफ्त में विज्ञापन देने में मदद करता है और हमारी कंपनी के सभी उत्पादों पर जिनचू का लोगो होना चाहिए। सुयू को स्पष्ट रूप से लगा कि यह अनुचित था। जिनचू की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। कंपनी का मुख्य उत्पाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी था और बहुत से लोग इसके बारे में जानते थे। प्रचार के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर प्रचार की जरूरत भी होती, तो वे इस बॉक्सिंग पेय कंपनी को भागीदार के रूप में नहीं चुनते। बाजार के नियमों को देखते हुए किमसो पूरी तरह से निष्क्रिय था और उसने कुछ अजीब किया। इस मामले पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। बॉस इसे आप पर छोड़ देंगे कि आप इसे संभालें। जियांग तिंग ने सुयू के अनुमान को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बॉस और सीईओ जिनसू के पिता पुराने परिचित हैं। शायद यह पिछली पीढ़ी के रिश्ते की वजह से है। सुयू समझ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि वेईसु ने ऐसा बेकार काम किया। यह परिचित होने की वजह से हुआ। वह जानती थी कि वेईसु, जो इस तरह की कंपनी विकसित कर सकता है, वह बेकार का व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। योजना यह थी कि मैं आज सुबह 10 बजे जिनसू के पास सहयोग पर चर्चा करने के लिए जाऊंगा, लेकिन एक बड़े ग्राहक ने आने के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है। मैं नहीं जा सकता। तुम मुझे वहां जाने में मदद करो। दस्तावेज को टोन हाक के सामने रखते हुए, यदि कुछ भी अस्पष्ट है, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। क्या यह बहुत लापरवाही होगी कि यह मामला किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जाए जो कंपनी में केवल 1 महीने से ही है? सुयू ने दस्तावेज लिए। उसे लगा कि वह आमतौर पर कड़ी मेहनत करती है, लेकिन यह इतना अच्छा नहीं था कि जियांग तिंग उसे इतना महत्व देता है ना? चिंता मत करो। सीईओ जिनसू चालाक और गणना करने वाला है, लेकिन वह अपने पिता के दोस्तों के साथ बहुत विनम्र है और आप उसके साथ एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। एक वरिष्ठ के रूप में उसे अपने कनिष्ठ के साथ थोड़ा अधिक विनम्र होना चाहिए, इसलिए निश्चिंत रहें। जियांग तिंग ने हाथ हिलाकर सुयू को संकेत दिया कि वह जा सकता है।
सुयू चुपचाप कार्यालय से बाहर निकल गया। लंबे समय तक सोचता रहा कि यह सिर्फ एक किंवदंती थी कि वेईचू के साथ अपने सहपाठी संबंध के कारण उसे अपने वरिष्ठों द्वारा थोड़े समय में ही भरोसा और पदोन्नति मिल गई थी। जिनचू का मुख्य कार्यालय बाईशेंग के बहुत करीब था। सुयू कुछ मिनटों तक चला और जिनचू के कार्यालय भवन के सामने पहुंचा। कंपनी की चमकीली पीली नेमप्लेट को देखते हुए सुयू ने आह भरी। एक ही यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, इतना बड़ा अंतर क्यों है? कंपनी के गेट में प्रवेश करते हुए अपनी पहचान स्पष्ट करने के लिए रिसेप्शन डेस्क पर जाते हुए सुयू को जल्दी से लिफ्ट में ले जाया गया। बढ़ती संख्या को देखते हुए सुयू धीरे धीरे शांत हो गई। आखिरकार हर किसी की किस्मत अलग थी। उसके जैसा जीवन जीना बहुत गरीब नहीं माना जाता था। ऊपर देखा, वह किसी से भी अच्छी नहीं थी। नीचे देखा, कोई भी उसके जितना अच्छा नहीं था। लिफ्ट से बाहर निकलते हुए रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर बुलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मिस सु, आगे तीसरा कमरा जनरल मैनेजर का कमरा है, कृपया। धन्यवाद। रिसेप्शनिस्ट की ओर सिर हिलाते हुए सुयू ने फर्श की ओर देखा, जो इतना चमकीला था कि उसे दर्पण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। कुछ कदम आगे चलने के बाद उसे एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। बहन सुयू, चेन जू ने आश्चर्यचकित देखा, उस आंतरिक फोन को याद करते हुए जिसने अभी अभी सूचित किया था कि बाईशेंग में से कोई व्यक्ति आ गया था। उसने धीरे धीरे प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह पता चला है कि बाईशेंग ने वह व्यक्ति भेजा था। कृपया आओ। एड, हेलो, सहायक चेन। फिर जम गए, जैसे कि वह कुछ बहुत अजीब देख रहा था। निर्देशक कड़ा रूप से बाहर चला गया। बॉस, बाक सिंह कंपनी के प्रतिनिधि यहाँ सहयोग पर चर्चा करने के लिए हैं। प्रतिनिधि आ गया है। आप उन्हें आराम करने के लिए लिविंग रूम में क्यों नहीं ले गए और उन्हें इस तरह दालान में खड़े होने दें? दरवाजे से बाहर चलना। वेईसू ने देखा कि सुयू हल्के रंग का सूट पहने हुए चेनजू के पीछे खड़ी है। वह धीरे से मुस्कुराया। सुयू, चलो सहयोग पर चर्चा करने के लिए लिविंग रूम में चलते हैं। नियोजन विभाग के निदेशक थोड़े व्यस्त हैं। शायद उनके पास अभी समय नहीं है। सुयू ने सिर हिलाया। तो मैं तुम्हें परेशान करूंगी। इतना विनम्र मत बनो। चलो। वेईसू ने सुयू को 2 कदम आगे बढ़ाया और फिर चेनजू की ओर मुड़ते हुए कहा, जाओ 2 कप ग्रीन टी बनाओ और उन्हें यहाँ ले आओ। चेनजू ने वीसू की विचारशील पीठ को तिरस्कार से देखा और सोचा, अगर वह इतना अच्छा है तो हम दोपहर के लिए अपॉइंटमेंट क्यों नहीं लेते? क्या आपकी हिम्मत है? महाप्रबंधक के कार्यालय से अभी अभी निकले नियोजन निदेशक के बारे में सोचते हुए चेनजू ने अपनी ठुड्डी को सहलाया और अनुमान लगाया। अगर उसे पता होता कि महाप्रबंधक ने कहा है कि उसके पास ग्राहकों से मिलने का समय नहीं है, तो उसे नहीं पता होता कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। वेईसू को मूल रूप से बाईशेंग के साथ सहयोग करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक व्यवसायी के रूप में कोई भी लाभ के बिना सहयोग करना पसंद नहीं करता। हालांकि यह देखने के बाद कि बाईशेंग ने जिस व्यक्ति को भेजा था वह सुयू थी, महाप्रबंधक वेई, जो हमेशा लाभों को महत्व देते थे, ने सोचा कि यह सहयोग बेहद लाभदायक था। सहयोग अनुबंध को देखने के बाद वेईसू को बहुत संदेह नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस पर हस्ताक्षर कर दिए। सुयू थोड़ा हैरान थी। उसने हमेशा सोचा था कि वेईसू एक चालाक व्यक्ति है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसे लाभहीन अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। क्या उसने वेईसू को ज्यादा आका था? अध्याय 21। जीवन दुखद है। काम करते समय वेईसू बहुत गंभीर थी। यह पहली बार था जब सुयू ने वेईसू को काम करते देखा था। अचानक उसे याद आया कि एक दोस्त जो लेखक भी था ने क्या कहा था, जब वे गंभीरता से काम करते हैं तो पुरुष बहुत सुंदर होते हैं।
उसने वेईसू के चेहरे को देखा और सोचा कि उसकी दोस्त ने जो कहा वह सही था। सुयू ने वेईसू के साथ बुनियादी सहयोग प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। वह अभी भी इस सहयोग की सामग्री को नहीं समझ पाई थी, इसलिए उसने अपनी कंपनी से संबंधित मुद्दों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि वेईसू को भी उसकी सावधानी का पता चल गया था। उसने भी इसे अनदेखा कर दिया। जब भी वह पूछती थी तो हमेशा कुछ संवेदनशील मुद्दों से बचने के लिए ध्यान देती थी। दोपहर को सुयू ने कंपनी में लौटने से पहले वेईसू के साथ दोपहर का भोजन किया। वह हस्ताक्षरित अनुबंध को महाप्रबंधक के कार्यालय में ले गई, दरवाजा खोला और पाया कि अध्यक्ष भी वहां थे। नमस्ते अध्यक्ष। नमस्ते महाप्रबंधक जियांग। वह दरवाजे पर खड़ी थी, कुछ पलों के लिए अनिश्चित थी कि अंदर जाए या नहीं। सुयू, जल्दी से अंदर आओ। जियांग दिन मुस्कुराया। किमसो ने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुयू कार्यालय में चली गई और जियांग तिंग की मेज पर अनुबंध रख दिया। जियांग तिंग के चेहरे पर अफसोस झलक रहा था। क्या वेईसू के पास कोई सुझाव है? अगर थोड़ी सी भी राय नहीं होगी तो यह सहयोग सचमुच कठिन हो जाएगा। राय? सुयू को यह बात ठीक से समझ में नहीं आई, इसलिए अचानक पूछना उचित नहीं था। क्या यह वही नया कर्मचारी है जिसकी जनरल मैनेजर जियांग ने तारीफ की थी? याओ बाइशिंग, जो उसके बगल में खड़ा था, आखिरकार बोला, तुम दोनों को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वेईसू बच्चे का स्वभाव हमेशा से ऐसा ही रहा है। अगर हम सहयोग नहीं कर सकते तो भूल जाओ। वह उदार थे, वह एक बुजुर्ग थे। उन्हें अपनी उम्र का हवाला देकर अपने बच्चों को किसी ऐसी चीज में मदद करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए जो उनके लिए फायदेमंद न हो। अगर चीजें ठीक से काम न करें तो वह बच्चों को दोष नहीं दे सकते। हम सहयोग क्यों नहीं कर सकते? सुयू ने असमंजस में पूछा। क्या अनुबंध में कोई समस्या है? बेशक अनुबंध में कोई समस्या नहीं है। जियांग दिन ने आश्चर्य से टोनहाक की ओर देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। सुयू को तब उलझन महसूस हुई जब उसने अध्यक्ष और जियांग तिंग के हाव भाव देखे। उसने फिर से समझाया, क्योंकि मैं वास्तव में इस सहयोग को नहीं समझती, इसलिए मैंने महाप्रबंधक वेई को विवरण नहीं बताया। महाप्रबंधक वेई ने मुझे कल दोपहर 3 बजे बात करने के लिए वापस आने को कहा। आपने कहा कि वेईसू ने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? जियांग दिन ने मेज पर रखा अनुबंध उठाया। इसमें वास्तव में वेईसू के हस्ताक्षर थे और किमसू की कंपनी की मुहर भी थी। हालांकि अनुबंध में समझौते में एक भी आइटम नहीं बदला गया था। इस अनुबंध को अलग करते समय रुख बहुत उचित है, लेकिन इस हद तक नहीं कि दूसरे पक्ष को बिना किसी संशोधन के छोड़ दिया जाए। उसने आश्चर्य से सुयू को देखा। क्या आपका मतलब है जिस व्यक्ति ने आपके साथ सहयोग पर चर्चा की थी वह वेईसू था, न कि अन्य विभागों के निदेशक या उसके सहायक? सुयू का दिमाग पहले से ही कई बार घूम रहा था। जियांग तिंग के शब्दों का तात्पर्य था कि वेईसू एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ काम करना आसान नहीं था। वह मुस्कुराई। हाँ, ऐसा हुआ कि मैं महाप्रबंधक वेई को जानती हूँ, इसलिए शायद महाप्रबंधक वेई मेरे लिए चीजों को बहुत मुश्किल नहीं बनाएंगे। क्या ऐसा है? याओ बाइशिंग ने जियांग तिंग के हाथ से अनुबंध लिया और उस पर हस्ताक्षर पर नजर डाली। यह बच्चा परिचितों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता है। हाँ, वेईचू द्वारा शोषित चाचाओं के बारे में सोचते हुए उसने सुयू को देखा और उनका अधिक सावधानी से मूल्यांकन किया। इस सहयोग को महाप्रबंधक जियांग और इस नए कर्मचारी पर छोड़ दें। अगर कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं। महाप्रबंधक के कार्यालय से निकलने के बाद सुयू ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह अभी कुछ समय पहले ही कंपनी में शामिल हुई थी और पहले से ही इतने बड़े सहयोग की प्रभारी थी। यह मामला वास्तव में नियमों के खिलाफ था।
उसने दबाव महसूस किया। डेस्क कैलेंडर को देखते हुए इस सप्ताह के शुक्रवार को एक लाल घेरा था। उसने आह भरी। शुक्रवार वह दिन था जब लेखक मित्र की शादी अगले दरवाजे के शहर में हुई थी। उस लाल घेरे को देखकर सू यू को किसी कारण से दुख हुआ। शाम को काम के बाद उसे याद आया कि रेफ्रिजरेटर में दूध खत्म हो गया है। वह कुछ खरीदने के लिए सुपरमार्केट गई। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि दूध की कीमत एक साथ बढ़ गई थी। जब वह घर पहुंची तो उसने दूध के डिब्बे खोले, प्रत्येक डिब्बे को रेफ्रिजरेटर में रखा, एक डिब्बा छोड़ दिया, स्ट्रॉ को प्लग किया, सोफे पर बैठ गई, टीवी चालू कर दिया। पत्रकारों ने बताया कि कई छात्रों को एक्सेस दूध पीने के बाद जहर हो गया। हालांकि यह परिकल्पना सच है या नहीं, यह अभी भी पेशेवर एजेंसियों के निष्कर्ष का इंतजार कर रहा है। सू यू ने चुपचाप अपने हाथ में दूध का डिब्बा नीचे रख दिया। डिब्बे पर छपे 2 बड़े एक्सेस अक्षर उसकी आंखों में खुशी से भर गए। दिल दुखाते हुए सू यू कंप्यूटर के सामने बैठ गई। उसे चालू किया और चैट टूल में लॉग इन किया। उस पर लेखकों का समूह जियाओ याओ नाम के लेखक की शादी की तस्वीर पर चर्चा कर रहा था, जिसकी शादी 3 दिनों में होने वाली थी। चैट लॉग को देखते हुए सू यू ने शादी की तस्वीर देखी। दूल्हे की शक्ल बहुत बुरी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, जो लोगों को दृढ़ता और भरोसेमंदता का एहसास करा रही थी। जियाओ डाई खुशी से मुस्कुराई। इस तस्वीर को देखने वाली सभी महिलाओं को ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त थी। सू यू ने शादी में भाग लेने के लिए पड़ोसी शहर जाने का फैसला किया। ताई जिऊ, बधाई हो, बधाई हो। मैं शुक्रवार को शादी में आकर खाना खाऊंगी। जियाओ याओ, आओ, आओ, लाल लिफाफा मत भूलना। ओ ताई जिऊ, कोई बधाई राशि नहीं, केवल लोग। मोट सी बैंग, चकित स्माइली, टाट टाट लोगों को लाना चाहती है। क्या वे व्यभिचारी नहीं है? ताई जिऊ, मैं भी एक इंसान हूँ। कृपया मेरी प्रजाति को मत भूलना। धन्यवाद। कोई व्यभिचारी नहीं है, धन्यवाद। इन्हा नहत सॉन्ग, यह ठीक है अगर हमारे पास दबाव नहीं है। एक सी पेंग, नहत गीत नंबर 1 है। सू यू की अभिव्यक्ति असहाय थी। इस मंच में बहुत कम लड़कियां थीं, लेकिन हर किसी का रिश्ता बहुत अच्छा था। वे सभी दोस्त थे, जो कम से कम 2 साल के लिए एक दूसरे को जानते थे कि मुझे कौन सी उड़ान लेनी चाहिए। अब मैं किसी को मुझे लेने के लिए भेजूंगा। लड़की की शादी होने वाली है। उसका आंतरिक स्व इतना बहादुर नहीं है कि लोगों को गुस्सा दिलाए। सू यू बहुत खुश महसूस करती है। बी जिऊ, कोई जरूरत नहीं है। मेरा घर बहुत करीब है। विमान लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस मुझे शादी के रिसेप्शन का पता बताना होगा। थिएनहा नहत सांग, यह सही है। बी टाट, ऐसा लगता है कि आप हाल ही में बहुत व्यस्त रहे हैं। बी जिऊ, मैं एक नई कंपनी में काम करने आया था। अभी भी प्रयास करने की प्रक्रिया में। मूल रूप से खुश था क्योंकि इस नौकरी का वेतन पिछली नौकरी की तुलना में थोड़ा अधिक है। लेकिन इससे पहले कि मैं खुश हो पाता, सामान की कीमत आसमान छू गई। ये समय वास्तव में जीने के लिए कठिन है। बहुत सारे जाल। थिएनहा नट गीत, ग्रेट गॉड, कृपया खुद का सम्मान करें। कुछ समय के लिए वह बहुत बेहतर महसूस करती है। ब्रेस्ड पोर्क, जो पाठक शाकाहारी व्यंजनों में खाना चाहते थे, और उसने बिना किसी दोषी के कुछ विवरणों को भी छोड़ दिया। लेकिन पता नहीं क्या करना है। पहले वह ट्रांगवे को घसीटकर बाहर घुमाने ले जाती थी, या ट्रांगवे के साथ उन बार में जाती थी जो उसे बहुत पसंद नहीं थे। फिर वह ट्रान गुएत के घर चली गई। शाम को जब वह बोर होती थी, तो वह ट्रान गुएत के साथ बात कर सकती थी, टीवी देख सकती थी। अब वह अकेली थी। अकेले टीवी देखना मजेदार नहीं था। बात करना चाहती थी लेकिन कोई साथी नहीं मिल रहा था। फोन करना पैसे की बर्बादी थी। ऑनलाइन गेम खोलती या खेलती,
फिर भी राक्षसों से लड़ने के लिए अकेले माँ नहाई डोंग जाती, इच्छा दीप जलाने के लिए अकेले दाताई हो जाती, अकेले इच्छा वृक्ष पर जाती, यहाँ तक कि ऊपर दाली शहर भाग जाती, पीली छाती खोलती, खून की मात्रा बढ़ाने के लिए दलिया का कटोरा निकालती। वह फूल लगाने के लिए भाग गई। इंतजार करते करते वह एक पत्र भेजने के लिए लुओयांग भाग गई। जब वह लौटी तो फूल पहले ही काटे जा चुके थे। वह म्यू वानकिंग के पास भागी, एक चरित्र जो कुछ हद तक उससे मिलता जुलता था। यह प्रेम में पागल महिला पूछती रही कि डुआन यू किस दिशा में गया है। यह नहीं जानती कि जिस आदमी से वह प्यार करती थी वह बहुत पहले ही उस सुंदरता के साथ भाग गया था। वह इस खेल में चरित्र को गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाई। पास में XX, मैं तुमसे घृणा करती हूँ, एक फ्लर्ट जो एनपीसी को भी नहीं छोड़ता। माउस को पकड़े हुए सुयू का हाथ कांप उठा। खेल छोड़ते हुए सुयू बेहद दुखी थी। उसने अपना ब्लॉग खोला और एक वाक्य पोस्ट किया, टैट को देर रात तक शांत। उसने मूल रूप से एक भावुक स्वीकारोक्ति के बारे में सोचा था, लेकिन सुयू को लगा कि यह उसकी शैली नहीं थी। ये 4 शब्द उसके दमन और उदासी का वर्णन करने के लिए पर्याप्त थे। आधे मिनट बाद सुयू ने कंप्यूटर बंद कर दिया, बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रही थी। 1 मिनट बाद सुयू का सेल फोन बज उठा। अध्याय 22, संबोधन का तरीका बदलना। जब सुयू ने फोन रखा तब रात के 11 बज चुके थे। उसने स्क्रीन पर बातचीत का समय देखा, 00:48:52। उसे नहीं पता था कि उसका मूड इतना बेहतर क्यों हो गया था। किसी के द्वारा उसे चैट करने और समय बिताने के लिए कॉल करने से निश्चित रूप से उसका मूड बेहतर के लिए बदलना था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वेईसु जैसे आदमी को इतने लंबे समय तक फोन पर बात करने, दुनिया भर की हर चीज के बारे में बात करने, एक निश्चित उपन्यास पर चर्चा करने की आदत होगी। ऐसा लग रहा था कि ठंडा और अगम्य चरित्र धीरे धीरे एक साधारण आदमी में बदल गया। वह यह भी सोचता था कि कौन सा रेस्तरां स्वादिष्ट है, खराब मौसम के बारे में शिकायत करता था, और यहाँ तक कि ट्रैफिक जाम कितना परेशान करने वाला है, इसकी भी शिकायत करता था। इस तरह का आदमी एक रोमांस उपन्यास में पुरुष नायक बनने के लिए बहुत उपयुक्त था। हाल ही में लोकप्रिय महान भगवान की उपाधि देना भी बहुत बड़ी बात नहीं थी। यह सिर्फ इतना है कि इन चीजों के अलावा वेईसु में एक सामान्य व्यक्ति की आदतें भी हैं। उच्च वृद्धि वाली इमारत। जियांगडिंग ने स्पार्कलिंग गोल्ड कंपनी के नेमप्लेट को देखने के लिए अपना सिर उठाया। भावना का एक संकेत उसके चेहरे पर दिखाई दिया। उसने कई वर्षों तक बाईशेंग में काम किया था। कुछ साल पहले वह वेई परिवार के बर्थ के लिए नहीं थी। वह हमेशा इस तरह की एक गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति थी। अब ऐसा लग रहा था कि लोगों के लिए उसकी नजरें गलत नहीं थी। यह लड़की जवान थी, लेकिन इसकी काम करने की क्षमता बहुत अच्छी थी और लोगों के साथ उसका व्यवहार भी बहुत नपा-तुला था। जिनचू में प्रवेश करते हुए वे दोनों अभी तक रजिस्टर करने के लिए रिसेप्शन डेस्क पर भी नहीं पहुंचे थे कि कोई उन्हें लिफ्ट में ले जाने के लिए आगे आया, बेहद विनम्र। सुयू चुपचाप जियांगटिंग के पास खड़ी थी। ज्यादा से ज्यादा उसे अब सिर्फ एक सहायक माना जाता था। जो करना चाहिए वह करती थी, जो नहीं करना चाहिए वह नहीं कह सकती थी, और उससे भी ज्यादा वह अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। यह एक नए कर्मचारी का सबसे बुनियादी सिद्धांत था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, जियांगटिंग की आंखें तुरंत आश्चर्य से चमक उठीं, क्योंकि लिफ्ट के बाहर चेनजू, वेईचू की विशेष सहायक प्रतीक्षा कर रही थी। उसने खुद सोचा कि जिनचू के साथ बाईशेंग का छोटा सा सहयोग इतना अच्छा नहीं था कि उसे व्यक्तिगत रूप से चेनजू का स्वागत करने की जरूरत थी। डायरेक्टर जियांग, सुयू, ट्रान हुक ने उन दोनों को देखा और मुस्कुराया। कृपया, मुझे लगता है कि आप दोनों जल्द ही यहाँ आएंगे।
सीईओ की मीटिंग चल रही है और यह जल्द ही खत्म हो जाएगी। कृपया मेरे पीछे आए। हम जल्दी आ गए। गियांग दिन्ह मुस्कुराया और समय का फायदा उठाते हुए ट्रुनहुक ने अपनी घड़ी की ओर देखा। नियुक्ति समय तक अभी भी 10 मिनट बाकी थे। लेकिन इस सहायक ने जिस पर वेई सू को विशेष रूप से भरोसा था, सीधे सुयू का नाम पुकारा। ऐसा लगा कि वे दोनों एक दूसरे को जानते थे। आप क्या पीना चाहेंगे, डायरेक्टर जियांग? कॉफी या जूस? दोनों को अतिथि कक्ष में ले जाते हुए ट्रानहुक ने दरवाजा खोला और पूछा। एक कप कॉफी, धन्यवाद। जियांग टिंग मुस्कुराया, लेकिन यह देखकर हैरान था कि चेन जू सुयू से पूछना भूल गया था। एक पल बाद चेन जू एक कप कॉफी और एक कप ग्रीन टी लेकर आया, फिर दोनों के सामने सोफे पर बैठ गया। कल सुयू और महाप्रबंधक ने सहयोग की मूल सामग्री के बारे में बात की। महाप्रबंधक की भी कोई राय नहीं थी, केवल इस बात की चिंता थी कि इस सहयोग का विवरण भी बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपकी कंपनी नियोजन भाग में भाग लेने के लिए हमारी कंपनी में किसी को भेजेगी, और अगर कुछ भी असंतोषजनक है तो वे तुरंत इसे संशोधित करेंगे। सहायक चेन का मतलब है कि हमारी कंपनी को आपकी कंपनी को भेजने के लिए किसी प्रभारी को ढूंढना है। जियांग टिंग का कॉफी कप पकड़े हाथ रुक गया। यह देखकर कि चेन जू मजाक नहीं कर रहा था, उसने झिझकते हुए कहा, क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? आखिरकार योजना विभाग एक अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण विभाग था, और जिन चू को बाई शेंग जैसे किसी व्यक्ति को भाग लेने देने में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि यह केवल बाई शेंग के लिए फायदेमंद था और हानिकारक नहीं था। यह संभव था कि दूसरा पक्ष यह सोचे कि बाई शेंग को जिन चू की काम करने की क्षमता पर भरोसा नहीं है, जो थोड़ा अनुचित था। कृपया निश्चिंत रहें, निदेशक जियांग, हमारी कंपनी बहुत करीब है और आपकी कंपनी के अध्यक्ष हमारे महाप्रबंधक के चाचा हैं। कोई और गलतफहमी नहीं होगी। चेन जू ने फिर से विषय बदल दिया। सुयू इस बार सहयोग प्रक्रिया को भी समझती है। आप हमारी कंपनी में क्यों नहीं आती? शुरू से अंत तक सुयू ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन जब उसने चेन जू के शब्दों को सुना तो वह, जो अपनी चाय में अपना सिर दफन कर रही थी, चुपचाप अपना सिर उठाकर जियांग टिंग की अभिव्यक्ति को देखने लगी, लेकिन यह नहीं देख सकी कि वह नाराज थी या खुश थी। इसलिए उसने अपना मुंह खोला और कहा, यह मामला कंपनी द्वारा व्यवस्थित किया गया है। मुझे लगता है कि जो भी प्रभारी है वही है। यह अच्छा है कि सुयू इस मामले की प्रभारी है। गियांग दिन अचानक मुस्कुराया। हालांकि तो नाक को कंपनी में आए हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन वह बहुत सावधानी से काम करता है। पहला वाक्य टोनहाक से कहा गया, अगला वाक्य ट्रानहुक से कहा गया, जिसमें टोनहाक की प्रशंसा की गई और यह स्पष्ट किया गया कि टोनहाक एक नया कर्मचारी था। चाहे इसमें कोई और मतलब हो, सुयू ने अटकलें नहीं लगाईं, बल्कि सिर्फ मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाए रखा और चाय पी। चेन जू अपने दिल में साफ साफ समझ गया, जियांग टिंग हमेशा अपने भाषण और कामों में बहुत सावधान रही थी और एक दुर्जय महिला भी थी। इसके विपरीत उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। उसे सुयू पर भरोसा था। अगर उसे सुयू पर भरोसा नहीं था तो उसे अपने बॉस की आंखों पर भरोसा करना होगा। उन तीनों ने सहयोग के बारे में थोड़ी और बातें कीं। जब घड़ी ने 3 और 2 बजाए, अतिथि कक्ष का दरवाजा खुला। वेई सू अंदर आया। उसके चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान थी। मुझे माफ करें, निदेशक जियांग, मैं देर से आया हूँ। नहीं। जियांग टिंग ने खड़े होकर वेई सू के साथ हाथ मिलाया। महाप्रबंधक वेई समय पर पहुंचे। हम जल्दी पहुंचे, गीत की प्रशंसा करते हुए कि वे वास्तव में व्यवसाय की दुनिया में प्रतिभाशाली लोग थे। मैं सू, लेकिन उन्होंने उन सभी का पीछा किया। उनके दिल में वह कम या ज्यादा समझते थे कि उनके सहपाठियों ने ग्रेट गॉड के शीर्षक का इस्तेमाल किया। एबल्स, वेई ने नोटबुक को अपने हाथ में बंद कर दिया।
हम निर्देशक जियांग के बगल में निर्देशक जियांग को हमारे जिनचू के पास आए हैं। टिंग ने भोजन करते समय दो युवाओं के बीच की कार्रवाइयों को देखा और चेनजू, जिनके पास अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं था, और एहसास हुआ कि वेईसू का क्या मतलब है। विदेशी भाषा। वह मुस्कुराई और झींगा छील दिया। इस युवा लड़की सुयू की शक्ल सूरत खराब नहीं है, उसका व्यक्तित्व भी अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि इस होनहार युवा सीईओ वेई के इरादे कुछ और ही हैं, लेकिन उसकी शक्ल सूरत को देखकर ऐसा लगता है कि राजा के इरादे होते हैं, देवी के कोई सपने नहीं होते। सुयू, आप और सीईओ वेई सीनियर और जूनियर हैं, तो क्या आप पहले से ही परिचित हैं? वीचू को सुयू के सामने थाली पलटते देख जियांगटिंग मुस्कुराया। इस तरह से जनरल मैनेजर वी को देखकर लगता है कि सुयू के साथ उनके रिश्ते खराब नहीं हैं। जियांगटिंग की बातों के बारे में वीचू ने केवल मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। सुयू ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और जवाब दिया, भाई वी मुझसे 2 साल बड़े हैं। हालांकि भाई वी स्कूल में एक मशहूर हस्ती है, लेकिन मैं भाई वी से कभी नहीं मिला। मैं उन्हें कैसे जान सकता हूँ? उसके चेहरे पर मुस्कान सख्त हो गई। मछली का मांस जो वह अपनी चॉपस्टिक से उठा रहा था, वह भी उसके सामने के कटोरे में गिर गया। सौभाग्य से यह हरकत बहुत ज्यादा नहीं थी, जिससे सुयू का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ, लेकिन चेनजू ने फिर भी ध्यान दिया और उसकी तरफ देखा। जियांगटिंग के चेहरे पर मुस्कान और भी स्पष्ट हो गई। विश्वविद्यालय में कई छात्र हैं। अगर हम एक ही विभाग में नहीं हैं, तो एक दूसरे से मिलना वाकई मुश्किल है। अगर मैं कहूँ, तो भाई वी और मैं एक ही विभाग में हैं। इस बारे में बात करते हुए सुयू ने कुछ आश्चर्य से वेईसू को देखा। वरिष्ठ, जब आप कॉलेज में थे तो क्या आप अक्सर क्लास छोड़ देते थे? मैंने आपको पहले कभी क्यों नहीं देखा? वेईसू ने मुस्कुराते हुए मछली निगल ली। धीरे से जवाब दिया, शायद इसलिए कि आपकी शक्ल सूरत कुछ खास नहीं है। मैंने आप पर ध्यान नहीं दिया। सुयू ने चुपचाप एक बार वेईसू के सुंदर चेहरे पर नजर डाली। उसके पेय का एक घूंट लिया। वरिष्ठ, हालांकि विनम्रता एक अच्छा गुण है, लेकिन बिना पलक झपकाए झूठ बोलना बहुत अनैतिक है। वेईसू की मुस्कान और भी कोमल हो गई। धीरे धीरे अपनी आंखें ऊपर उठाई। उसकी आंखें भी हंसी से भरी हुई थीं। उसका चेहरा और भी सुंदर हो गया था, लेकिन इसने सुयू के हाथ जो सब्जियां उठा रहा था, को अजीब तरह से ठंडा महसूस कराया। अनैतिक होना वैसे भी अन्य चीजों की कमी होने से बेहतर है। नैतिकता की कमी को पूरा करने की जरूरत नहीं है, अन्य चीजों की कमी बहुत जरूरी है। सुयू ने सांत्वना देते हुए कहा, मैंने सुना है कि हाल ही में कैल्शियम की कीमत फिर से बढ़ गई है। वेईसू ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो सुयू, क्या तुम्हें कैल्शियम की कुछ बोतलें चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुयू ने कड़वी हंसी। उसके दिल में चुपचाप आंसू गिरते हुए वह अपने मुंह को वेईचू के सामने बंद रखने में अधिक से अधिक असमर्थ हो गई। यह वास्तव में कर्म था। चेनजू चुपचाप एक चम्मच हड्डी के शोरबा को कटोरे में पीता था, जो कि भावनात्मक रूप से पिसता है। वह भी बनी हुई है, जो कि हूँ टिंग के बाद भी बनी हुई है। या सुयू घर भेजने के लिए। सुनने के लिए, मेरा यह आदर्श बुरा नहीं है। मुझे याद दिलाओ कि तुम सुअर से भी बदतर जीवन जी रहे हो। इस समय वेईसू ने कार रोकी, पीछे मुड़ी और सुयू को देखकर मुस्कुराई। मुझे वेईसू कहो। क्या? हम दोनों ही जीविका कमाने के लिए समाज में चले गए हैं। अब सीनियर होना अच्छा नहीं है। सीनियर भाई वेई, क्या तुम्हें नहीं लगता? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम मार्शल आर्ट की दुनिया में रह रहे हो? वेईसू अभी भी बेहतर है। तो ठीक है, वेईसू। हाँ, सुयू ने मुस्कुराते हुए वेईसू को देखा, अपनी निगाह आगे बढ़ाई। उसकी आंखों में झिझक, संघर्ष और कठिनाई थी, जिससे वेईसू जो उसे देख रही थी, धीरे धीरे असहज महसूस करने लगी। अंत में
उसने अपना मुंह खोलने का फैसला किया। वेईसु, बत्ती हरी है, वेईसु। अध्याय 23। महिलाएं खूंखार बाघ होती हैं। कार रुकने के बाद सुयू ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे वह नहीं देखना चाहती थी। झुआंग वेई। लोग कभी कभी ऐसे ही अजीब होते हैं। जब उन्हें कुछ नहीं मिल पाता तो वे असहज महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा कि उस चीज से बेहतर कुछ नहीं है। जब लोग उसे खो देते हैं तो उन्हें लगेगा कि कुछ भी उस भावना की जगह नहीं ले सकता और वे घबराकर उसे फिर से ढूंढने लगेंगे। फिल्मों या उपन्यासों के बावजूद प्रेम कहानियों को बेचना हमेशा आसान होता है। सुयू की नज़र में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि प्यार सुंदर है, बल्कि इसलिए है क्योंकि सच्चा प्यार पाना मुश्किल है। लोगों को एक असहाय वास्तविकता में रहना पड़ता है, इसलिए वे आभासी दुनिया में केवल थोड़ा सा भ्रम पा सकते हैं। केवल दुर्लभ चीजें ही लोगों को तरसती हैं। झुआंग वेई के लिए वह व्यक्ति है जिसे उसने सोचा था कि वह समझ गया है, उसे प्राप्त कर लिया है। केवल जब उसने उसे फेंक दिया तो उसे लगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। केवल तभी उसे लगा कि वह सुंदर थी। दुर्भाग्यवश वह एक व्यक्ति है, कोई वस्तु नहीं। इस दुनिया में जो कुछ भी खो जाता है उसे फिर से नहीं पाया जा सकता। उसने अपने माथे पर गिरे बालों को ब्रश करने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। ट्रांग वे, क्या बात है? ट्रांग वे ने अपने पीछे वेईसु को देखा। शुरू में उसके मुंह से कई शब्द निकले जो वह कहना चाहता था, लेकिन वह उन्हें अपने मुंह से नहीं निकाल पाया। वह एक पल के लिए चुप हो गया। मैं यह देखने आया था कि तुम कैसी हो। घड़ी की ओर देखते हुए टोनहुक बाहर से मुस्कुराया, लेकिन अंदर से नहीं। उसने वापस पूछा, अभी भी समय है? क्या तुम पारिवारिक कंपनी को विरासत में नहीं लेना चाहती थी? क्या तुम्हें अब कंपनी के मामलों से निपटना नहीं है? कंपनी के महाप्रबंधक के पास अभी भी खाली समय है। तुम तो सिर्फ एक निदेशक हो। ट्रांग वे ने टोनहाक के शब्दों में लोगों को भगाने की मंशा सुनी। बिना हिले डुले वह बस कहता रहा, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या कहो? कहने को क्या है? अंत में टोनहाक इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। किसी ने कंपनी में मुझसे मेरा प्रोजेक्ट चुरा लिया, और जब मैं घर पहुंचा तो मैंने तुम्हें किसी दूसरी महिला से लिपटते हुए देखा। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगी या मारूंगी नहीं, तो तुम जी नहीं पाओगी, है ना? अगर मैं तुम्हें खट्टी औरत नहीं बनाऊंगी तो तुम सहज महसूस नहीं कर पाओगी, है ना? अरे यार, क्या तुम्हारा चरित्र बीमार है? मैं तुमसे कह रहा हूँ। ट्रांग वे, हमारे पास कहने को और कुछ नहीं है। मुझसे दूर चले जाओ। मेरे धैर्य को चुनौती मत दो, वरना जाओ और अपना सम्मान बचाओ। यह कहने के बाद वह तुरंत सीढ़ियों की ओर चली गई। सुयू, तुम। सुयू, जिसका हाथ पीछे खींचा गया था, आखिरकार भड़क गई। उसने अपनी ऊंची एड़ी उठाई और ब्रांडेड चमड़े के जूतों पर पूरी ताकत से पैर पटक दिया। झुआंग वेई ने एक दयनीय चीख निकाली और नीचे बैठ गई। वेईसु अनजाने में आधा कदम एक तरफ खिसक गई। उसके पैरों के तलवों से ठंड फैल गई। मैंने तुम्हें नहीं मारा। तुम्हारी त्वचा में खुजली हो रही है। क्या अब तुम सहज हो? हैंडबैग को हाथ में उठाकर ट्रांग वे को मारते हुए सुयू मानसिक और शारीरिक रूप से खुश महसूस कर रही थी। यह कैसा व्यवहार था? क्या इसे खाया जा सकता है? एक सुंदर कंधे के पट्टे के साथ सुयू ने वेईचू को देखते हुए उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया, जो उसके बगल में नाटक देख रहा था। ऊपर आओ और एक कप चाय पियो। वेईचू ने ट्रांग वे को देखा जो अभी भी जमीन पर बैठा था, फिर सुयू को देखा। वह उतना जंगली नहीं लग रहा था जितना वह आधे मिनट पहले था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। ठीक है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। कृपया। उसके बालों को सहलाते हुए सुयू ने अपनी एड़ियों को पटकते हुए गलियारे की ओर चल दी।
उसकी एड़ियां जमीन पर टकराने से एक मधुर ध्वनि निकल रही थी। वेई सू उसके ठीक पीछे चली गई और जब वह झुआंग वेई के पास से गुजरी तो उसने सहानुभूति का संकेत दिया। सुयू, झुआंग वेई ने अपना सिर उठाया, कुछ हद तक अनिच्छुक। सुयू ने मुड़कर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। झुआंग वेई ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। सुयू संतुष्टि के साथ आगे बढ़ती रही। उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि वह एक सौम्य और सुंदर महिला है। वेई सू सुयू के पीछे पीछे चली गई, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई। सुयू वास्तव में ऐसी कोई नहीं थी जो खुद का फायदा उठाने दे। फूलों की खुशबू वाली चाय का प्याला खत्म करने के बाद वेई सू चतुराई से चली गई, जबकि उन दोनों के बीच का रिश्ता अभी भी स्पष्ट नहीं था। इस तरह के व्यवहार की निश्चित रूप से आवश्यकता थी। जब मैं नीचे पहुंचा तो ट्रांग वे अभी तक नहीं गए थे। कार अभी भी नीचे खड़ी थी। उसने उस दिशा में पीछे देखा। ट्रांग वे कार से टिककर धूम्रपान कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ट्रांग वे मुड़ा और कार में बैठ गया, दरवाजा बंद कर दिया। कार वेई सू के ठीक बगल से गुजरी। वेई सू को थोड़ा पछतावा हुआ। सुयू को थोड़ा जोर से कदम बढ़ाना चाहिए था, ताकि उसे इतना दर्द हो कि वह ब्रेक न लगा सके। अभी अभी सुयू की सहज किक और उसके भयंकर तथा तीव्र घूंसे के बारे में सोचकर वेई सू समझ सकता था कि उसके पिता उसकी मां से क्यों डरते थे। वो लंबी और पतली एड़ी, पैर में कुचले जाने और फिर पीठ पर चोट लगने का एहसास, दर्द इतना दर्दनाक था कि जान लेने के लिए काफी था। बस इसे देखना ही मुझे डराने के लिए काफी था। इसे सहना तो दूर की बात है। हर महिला पानी से बनी होती है, लेकिन उन्हें कभी भी उकसाना नहीं चाहिए, इससे सुनामी आ जाएगी। कमरे में सुयू ने अपने व्यक्तिगत पेज पर लॉग इन किया और अपने विचारों का एक अंश लिखा। आज मैंने भेड़िया रोकथाम तकनीक की कोशिश की थी जिसे मैंने अपने दोस्तों के साथ शोध किया था। क्रिया बहुत सरल थी, प्रभाव बुरा नहीं था। उसके दिल का लगभग सारा गुस्सा निकल गया। सुयू ने अपनी ठुड्डी को सहलाया, ब्लॉग पर तूफानी टिप्पणियों को देखते हुए कुछ भावनाओं के साथ सोचा, कुछ प्रकार के पुरुषों को पीटा जाना चाहिए। देखो, बस दूसरे पक्ष के साथ ऐसे ही ईमानदार रहो, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वेई सू घर लौटी, ब्लॉग पर वे शब्द देखे, जोर से हंसी, फिर दोपहर की बची हुई कुछ चीजों को निपटाने लगी। उसका मूड भी बहुत अच्छा था। वह एक ऐसी रात थी जिसमें कुछ खुशी थी और कुछ दुख। शुक्रवार बहुत जल्दी आ गया। सुयू जल्दी उठी, बधाई के पैसे तैयार किए और बस से पड़ोसी शहर चली गई। वह हमेशा से जानती थी कि जियाओ याओ का परिवार अमीर है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना अमीर होगा। शादी का स्थान आलीशान था और वहां ठीक से कपड़े पहने वेटर भी थे जिन्होंने उसे यह भ्रम दिया कि वह एक राजकुमार और राजकुमारी की शादी समारोह में है। ताई टाट, तुम यहाँ हो। दुल्हन ने अपनी शादी की पोशाक खींची, अभी भी अपने हाथ में शादी का गुलदस्ता पकड़े हुए सुयू के सामने चली गई, मुस्कुराई और सुयू को गले लगा लिया। उसके चेहरे पर एक छिपी हुई मीठी मुस्कान थी। जियो सोंग और एर एर भी यहाँ हैं, वे वहाँ हैं। बोलने के बाद उसने एक तरफ इशारा किया। सुयू ने देखा कि दो लंबी और पतली युवा लड़कियां बातें कर रही थी। उसने मुड़कर जियाओ याओ को गले लगाया, बधाई हो। अब बहुत सारे मेहमान हैं। आपको मेरी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दूल्हे के परिवार के साथ लापरवाही मत करो। ठीक है, फिर आप आराम कर सकते हैं। हालांकि वे वास्तविक जीवन में शायद ही कभी मिले हों। वे पहले से ही ऑनलाइन एक दूसरे से बहुत परिचित थे, इसलिए जब वे साथ होते थे तो विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं थी। जियो याओ की पीठ को देखते हुए सुयू ने एक जीवंत आदमी को अपनी ओर आते देखा।
सुयू मुस्कुराई। क्या वह शादी की तस्वीर में दूल्हा नहीं था? सुयू ने मुड़कर उस जगह पर चली गई जहां बधाई के पैसे रखे गए थे और फिर जियो सॉन्ग और एर एर की ओर चली गई। वे तीनों मिले, कुछ तुच्छ मामलों के बारे में उत्साहित होकर बातें की। फिर साथ में उन्होंने कहा कि यह शादी बहुत ज्यादा शानदार थी, अपनी बड़ी इच्छा व्यक्त करते हुए। अभी अभी मैंने एक बेहतरीन लड़के को देखा, बेहद खूबसूरत, बेहद प्रभावशाली। पहली नजर में वह एक कुलीन व्यक्ति जैसा लग रहा था। एर एर की नजरें इधर उधर घूमीं, लेकिन उसे अभी वह लड़का नहीं दिखा। उसने कुछ अफसोस के साथ आह भरी। मैंने अभी अभी जियाओ याओ से पूछा, मैंने सुना है कि वह उसका रिश्तेदार है। अगर जियाओ याओ ने यह नहीं कहा होता कि उसके दिल में पहले से ही कोई है, तो मैं कार्रवाई करती। सुयू ने उसे सहानुभूतिपूर्वक देखा। अगर उस व्यक्ति को सिर्फ एक गुप्त क्रश है, तो तुम्हारे पास अभी भी उम्मीद है। अगर उसकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड है, तो तुम बस खुद को कंबल से ढककर रो सकती हो। वह सिर्फ एक आदमी है, उसे रोने की जरूरत नहीं है। एरेर ने जूस का एक घूंट लिया। चमकदार दिखने वाला यह आदमी, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह विकृत है। जियो सॉन्ग ने सिर हिलाया। सच। सुयू ने चुपचाप अपना जूस पी लिया। असल जिंदगी में ये दोनों लोग बहुत मजबूत लड़कियां हैं। उनके पास घर और कार है और वे अच्छी दिखती हैं। कई पुरुष उनका पीछा करते हैं। यह समझा जा सकता है कि उनके पास ये परिस्थितियां हैं। सुयू, तुम यहाँ क्यों हो? तीनों लोगों के पीछे से एक सुखद पुरुष की आवाज गूंजी। एर एर का गला लगभग घुट गया। पीछे मुड़कर देखा। यह वास्तव में मानव चेहरा, जानवर का दिल था जिसके बारे में उसने अभी बात की थी। वेईसु, तुम भी यहाँ क्यों हो? सुयू चौंका और तुरंत अपना मुंह खोला। क्या आप दूल्हे के परिवार या दुल्हन के परिवार के परिचित हैं? वेईसु ने चलकर जियाओ सोंग और एर एर को मुस्कुराते हुए कहा, सभी को नमस्ते। नमस्ते। ऐसा लग रहा था कि वे दोनों अभी अभी जानवर के चेहरे वाली बात भूल गए थे और बहुत अच्छे से हंसे। यह देखकर सुयुए आगे बढ़ी और परिचय कराया। यह मेरे विश्वविद्यालय के सीनियर वेईसु हैं। वे मेरे दोस्त हैं, झो शुआंग, ली युक्सियाओ। हम सभी जियाओ याओ के दोस्त हैं, इसीलिए हम आज शादी में आए हैं। उसने दोनों लोगों को उपनाम से नहीं पेश किया। आखिरकार जीवन में वास्तविकता और कल्पना बहुत अलग हैं, उन्हें एक साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। तो यह टैट है। टू टू सीनियर है। लीन गोखियू ने nguso को देखकर मुस्कुराया। उसे याद आया कि उसने अभी कहा था कि वह एक जानवर के दिल वाला आदमी है। उसने जल्दी से खांसते हुए कहा, मैं टियू डियू का चचेरा भाई हूँ। आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। वेईसु ने सुयू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी जियो याओ की दोस्त बनोगी। यह तो बस किस्मत है। सुयू हंसी। सुयू, हमें कुछ काम है। हमें थोड़ी देर के लिए बाहर आना होगा। तुम दोनों बातें कर सकते हो। चू सांग और लीन गोखियू बहुत होशपूर्वक चले गए। जो कोई भी अंधा नहीं था, वह देख सकता था कि nguso नाम का आदमी तो नाक को देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। अगर हमें पता होता कि तुम टियू डियू को भी जानते हो, तो हमें आज सुबह ही साथ आना चाहिए था। वेईसु ने सुयू को अतिथि लाउंज कुर्सी पर बैठाया। चलो आज दोपहर 7 घर चलते हैं। लिफ्ट लेने के लिए कार होना, कुछ पैसे बचाना भी अच्छा था। सुयू ने सिर हिलाया। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन क्या आपको रुककर मदद करने की जरूरत नहीं है? यहाँ आपकी जरूरत नहीं है। वेईसु ने मुस्कुराते हुए अपने चाचा और चाची को मेहमानों की ओर मुस्कुराते हुए देखा, अपना सिर हिलाते हुए, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। शादी के शिष्टाचार वास्तव में बहुत सारे हैं। सुयू ने सिर हिलाया, शादी शुरू होने का इंतजार करते हुए। वेईसु ने सुयू के चेहरे की तरफ देखा।
जो चुपचाप उसके बगल में बैठी थी। जियाओ सू, क्या तुम यहाँ बैठी हो? अभी तुम्हारे चाचा ने कहा कि वह तुम्हें नहीं देख पा रहे हैं। जियाओ याओ की माँ वहां पहुंची और देखा कि वेई सू के बगल में एक लड़की बैठी है। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। यह कौन है? नमस्ते आंटी, मैं जियाओ याओ की दोस्त हूँ और वेई सू की सहपाठी भी। सुयू मुस्कुराई और जियाओ याओ की माँ का अभिवादन करने के लिए खड़ी हो गई। जियाओ याओ की माँ मुस्कुराई और सिर हिलाया। सहपाठी, बहुत बढ़िया। सुयू समझ नहीं पाई, क्या मुख्य बात जियाओ याओ के दोस्त की नहीं थी? उसके बगल में खड़ी वेई सू बस मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली।